नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जौनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा के नेतृत्व में सफलता मिली है। इनामी अपराधी आनंद यादव पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। सुभाष यादव गैंग का अपराधी आनंद मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जौनपुर पुलिस के साथ एमपी पुलिस भी एनकाउंटर में शामिल थी। सुभाष यादव गैंग का अपराधी आनंद मुठभेड़ में ढेर हो गया है। दस दिन पहले ही एमपी में इस गैंग ने हत्या और डकैती को अंजाम दिया था। मध्य प्रदेश पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था। मुठभेड़ के दौरान एसओजी टीम के सत्यप्रकाश सिंह के हाथ में गोली लगी। मृतक 30,000 रुपए का इनामी बदमाश था। व्यापारियों से रंगदारी मांगता था। आनंद यादव का गिरोह और लोगों को धमकाकर पैर छूने को विवश भी करता था बदमाश। तो 30,000 का इनामी बदमाश ढेर कर दिया गया है जौनपुर में। लोगों को धमकाकर पैर छूने को विवश करता था बदमाश। इस प्रकार का रौब दिखाता था और ये बदमाश इसी प्रकार से माहौल बनाते हैं, डर पैदा करते हैं और फिर बड़े बड़े गैंगस्टर बन जाते हैं। जौनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। मध्य प्रदेश में भी कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका था ये बदमाश। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा के नेतृत्व में सफलता मिली है। देवेंद्र खरे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। देवेंद्र खरे, ये बहुत बड़ी सफलता है उत्तर प्रदेश पुलिस की कि एक बदमाश को ढेर कर दिया गया है। अपराधियों की लगातार गिरफ्तारी हो रही है, हो रहा है। ऑपरेशन लगा के तहत कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन आज बक्सा थाना क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है। अजय पाल शर्मा के नेतृत्व में काउंटर स्पेशलिस्ट के नाम यादव को किया है। अभी 15 दिन पहले और तमाम ऐसे 15 लाख की लूट में शामिल था। लगातार इसकी मानसिक तरह से कई दिनों से क्राइम ब्रांच और यहाँ की, लेकिन आज बक्सा थाना क्षेत्र में बड़ी मुठभेड़ देखने को मिली है। जी, इसी के साथ साथ क्या परिस्थितियां बनी देवेंद्र खरे, पुलिस ने अभी तक क्या जानकारी दी है कि ये पूरा एनकाउंटर हुआ है? देखिए, आपको भी बता दें कि अभी मृतक का जो अपराधी मृतक है उसका गिरफ्तार में रखा गया है। लगातार इसके सभी अपराधों को खंगाल रही है जौनपुर की पुलिस, क्योंकि ये संगीन धाराओं में इसके कई मुकदमे दर्ज हैं। लूट, हत्या जैसे तमाम ऐसे अपराधी के खिलाफ है। अभी पूरी जानकारी जुटा रहे हैं कि इसके पर कितने संगीन अपराध है, लेकिन जौनपुर पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा को एक बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि बहुत बड़ा अपराधी था और सुभाष यादव गैंग का यह बहुत बड़ा शूटर था आनंद यादव, जिसको आज पुलिस मुठभेड़ में मार गया है। जी, ठीक है देवेंद्र, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। तो आपको बताएं कि 30,000 का इनामी बदमाश था जिसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे, बात करें अगली खबर की लखनऊ से। सीएम योगी आदित्यनाथ का महत्वपूर्ण दौरा है कल, और कल वाराणसी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर तैयारियों का जायजा भी लेंगे। 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आ रहे हैं। वाराणसी में रोपवे की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2000 करोड़ की लागत से होगा रोपवे का निर्माण। प्रधानमंत्री मोदी 24 मार्च को करेंगे शिलान्यास। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल वाराणसी दौरा रहेगा और बहुत महत्वपूर्ण दौरा रहेगा। तमाम जो तैयारियां चल रही हैं वहां पर तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और जो तमाम विकास कार्य चल रही हैं उनकी भी समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 24 मार्च को शिलान्यास करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले यह महत्वपूर्ण दौरा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है कल, और कल वाराणसी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। संगम नगरी वाराणसी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर तैयारियों का जायजा लेंगे। 24 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं वाराणसी। वाराणसी में रोपवे की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी के साथ साथ आपको बता दें 2000 करोड़ की लागत से होगा रोपवे का निर्माण।
प्रधानमंत्री मोदी 24 मार्च को करेंगे शिलान्यास। सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है कल, और इसी के साथ साथ आपको बताएं कल वाराणसी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। संतोष ओझा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। संतोष ओझा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि आगामी कार्यक्रम को देखते हुए तैयारियां बहुत ज्यादा जरूरी है। किस प्रकार की तैयारियां चल रही है वाराणसी में, सबसे पहले बताएं। देखिए, निश्चित तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो तमाम शिलान्यास और लोकार्पण की एक लंबी फहरिस्त होती है, एक लंबी सूची होती है। यही वजह है कि प्रशासन भी पूरी तरीके से न केवल अलर्ट है बल्कि अपने कामों को अंजाम देने के लिए, अंतिम अंजाम देने के लिए एक्टिव है। दूसरी ओर यदि देखा जाए तो मुख्यमंत्री आगमन की बात यदि कर ले तो कल बजे मुख्यमंत्री काशी आ रहे हैं और आने के साथ ही वो तमाम विकास कार्यों का जायजा लेंगे, बैठकें करेंगे और साथ ही साथ उन जगहों पे भी जाएंगे जहां पे उन्हें प्रधानमंत्री को लोकार्पण या फिर शिलान्यास जैसे कार्यक्रमों को मूर्त रूप देना है। जो चर्चाएं हैं वो चर्चाओं के अनुसार से बनारस में पर्यटन बढ़ा है और पर्यटन बढ़ने के साथ साथ यहाँ जाम की समस्या से दो चार सभी को होना पड़ रहा है और यही वजह है कि शायद कल मुख्यमंत्री निश्चित तौर पे इन बातों को अधिकारियों के बीच जाम की समस्या के लिए अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयास और आगे क्या हो सकता है इन चीजों पे भी बात करेंगे। जी ठीक है संतोष, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। सहारनपुर से अगली खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी आज महत्वपूर्ण दौरा है। आज सहारनपुर जाएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के समागम में शामिल होंगे। मंत्री जसवंत सिंह सैनी के आवास भी जाएंगे डिप्टी सीएम और विकास परियोजनाओं का भ्रमण भी करेंगे डिप्टी सीएम। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का महत्वपूर्ण दौरा। आज सहारनपुर जाएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के समागम में शामिल होंगे। मंत्री जसवंत सिंह सैनी के आवास भी जाएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और विकास परियोजनाओं का भ्रमण भी करेंगे डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का महत्वपूर्ण दौरा। तो आज सहारनपुर जाने वाले हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और इसी के साथ साथ बताएं कि सहारनपुर में तमाम विकास परियोजनाओं को लेकर के भी समीक्षा करेंगे। राधा स्वामी सत्संग ब्यास में भी शामिल होंगे डिप्टी सीएम। मंत्री जसवंत सिंह सैनी के आवास भी जाएंगे डिप्टी सीएम और विकास परियोजनाओं का भ्रमण भी करेंगे डिप्टी सीएम। और इसके अलावा क्या जानकारी है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज महत्वपूर्ण दौरा है सहारनपुर का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के समागम में शामिल होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। मंत्री जसवंत सिंह सैनी के आवास भी जाएंगे डिप्टी सीएम और वहां जाकर के सहारनपुर से संबंधित तमाम विकास परियोजनाओं को लेकर के चर्चा की जाएगी। क्योंकि अगर बात करें मेरठ सहारनपुर इस बेल्ट की, तो यहाँ पर गन्ना किसान अधिक आते हैं, तो किसानों से जुड़ी भी बात होगी, अन्य विकास परियोजनाओं की भी बात होगी। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है राधा स्वामी सत्संग को लेकर के, वहां पर भी जाएंगे डिप्टी सीएम। और लखनऊ से अगली बड़ी खबर, 25 मार्च को योगी सरकार के 1 साल पूरे हो जाएंगे। योगी 2.0 सरकार आयोजित करेगी जिलों में महत्वपूर्ण कार्यक्रम। जनता को 1 साल की उपलब्धियां गिनाएगी सरकार। सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। 25 मार्च के कार्यक्रम विधायक सांसद मौजूद रहेंगे और प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, सभी जिला अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं और इसी के साथ साथ 25 मार्च के कार्यक्रम में तमाम विधायक और सांसद भी मौजूद रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें, प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने निर्देश जारी कर दिए हैं। 25 मार्च को योगी सरकार के 1 साल पूरा होने वाला है। योगी सरकार का 1 साल पूरा होने वाला है और ये योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने वाला है।
और जिलों में कई कार्यक्रम रखे जाएंगे। जनता को 1 साल की उपलब्धियां भी गिनाई जाएंगी। सभी जिलाधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दे दिए गए हैं। एसके वाजपेयी हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। एसके वाजपेयी, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाले हैं योगी सरकार की ओर से। जो जो उपलब्धियां हैं वो जनता के बीच में पहुंचाने की पूरी कोशिश रहेगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर 25 मार्च को योगी सरकार के 1 साल पूरे होंगे। ये दूसरा कार्यकाल है जिसको लेकर जो बहुत सारी जो चीजें तय की गई थी कि एक समय सीमा थी जिसमें 100 दिन में क्या होगा, 6 माह में क्या होगा, 1 साल में क्या होगा, उस पर कितना काम हुआ है, जिसको लेकर सभी विभागों के मंत्री, सभी विभागों के जो अधिकारी हैं वो इसका लेखा जोखा तैयार करने में जुटे हुए हैं। क्योंकि 25 तारीख को पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम होगा। हालांकि मुख्य कार्यक्रम लखनऊ में होगा जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे, जिसका सजीव प्रसारण पूरे प्रदेश भर के सभी 75 जिलों के जिला मुख्यालयों पर किया जाएगा। जिसको लेकर प्रमुख सचिव सूचना की तरफ से प्रदेश के सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और स्पष्ट किया गया है कि सभी पहले ये सुनिश्चित करें कि लखनऊ में जो मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम की तरफ से जो लेखा जोखा यूपी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल का प्रस्तुत किया जाएगा, उसका प्रसारण हो। उसके बाद पूरे प्रदेश के सभी जिलों में इस तरीके के कार्यक्रम हो जहां प्रभारी मंत्री अपने अपने विभाग में की गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी देंगे और खास तौर पर जो 1 साल के लिए लक्ष्य तय किया गया था उस लक्ष्य के सापेक्ष कितना काम हो चुका है इसकी जानकारी आम जनता को देंगे। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश है कि जो वायदे किए गए थे, जो समय सीमा निर्धारित की गई थी, उसमें वास्तव में जमीनी स्तर पर कितना काम हुआ है जनता को बताया जाए। उस दिशा में 25 मार्च को ये बड़ा कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में होगा। हालांकि मुख्य कार्यक्रम लखनऊ में होगा। जी ठीक है एसके वाजपेयी, आप बने रहिए, आपसे हम आगे भी जानकारी लेंगे। और लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, विद्युत कंपनी कर्मचारी की आज से 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। विद्युत विभाग प्रबंधन के साथ हुए समझौते की शर्तें न मानने पर हड़ताल। पारेषण इकाइयों के निजीकरण का विरोध, ओबरा और अनपरा को एनटीपीसी को देने का विरोध, आगरा और नोएडा की सप्लाई निजी कंपनियों से वापस लेने की मांग की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विद्युत विभाग में आंदोलन, इसी के साथ साथ ओबरा, अनपरा और एनटीपीसी को देने का विरोध है। कई मांगे हैं। 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर विद्युत कर्मचारी। एसके वाजपेयी हमारे साथ बने हुए लगातार ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर है विद्युत कर्मचारी, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल निश्चित तौर पर यूपी के विद्युत कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल आज से शुरू हो रही है जो कि 3 दिनों तक चलेगी, जिसको लेकर पूरे प्रदेश भर में कहीं न कहीं कर्मचारी अपना विरोध दर्ज कराएंगे। कई ऐसी मांगे हैं खास तौर पर जो निजीकरण के विरोध में है, उन मांगों को लेकर आज कर्मचारी हड़ताल करने वाले हैं। साथ ही साथ जो विभिन्न इकाइयां हैं वो निजी जो संस्थाओं को देने की कोशिश लगातार विद्युत प्रबंधन की तरफ से की जा रही है, उसका विरोध होगा। साथ ही साथ जो पारेषण इकाइयां हैं जिसमें अनपरा और ओबरा शामिल हैं, उन दोनों को सरकारी हाथों में रहने देने की मांग है। और इसके पहले जब मंत्री के साथ बैठक हुई थी इन कर्मचारियों के, तो दौरान कई चीजें, शर्तें तय की गई थी और उन शर्तों का पालन न करने का आरोप लगाकर कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं। हालांकि पूरे प्रदेश में एस्मा लगा है और एस्मा के दौरान कोई भी संगठन हड़ताल नहीं कर सकता है, लेकिन बावजूद इसके कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हालांकि ऊर्जा मंत्री की तरफ से प्रदेश के सभी कर्मचारियों से निवेदन किया गया है कि वो कोई भी हड़ताल ना करें, जो चीजें हैं वो बातचीत के जरिए हल की जाएं। अब देखना यह है कि जब आज से हड़ताल शुरू हो रही है तो किस तरीके की चीजें रहती हैं और कैसे उत्तर प्रदेश विद्युत पावर कॉर्पोरेशन किस तरीके से इन सारी चीजों को मैनेज करता है। जी ठीक है एसके वाजपेयी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, शहर के हर पालतू डॉगी को लगेगी चिप। पालतू डॉगी की डिटेल नगर निगम के पास होगी। अब उपलब्ध इसके लिए रजिस्ट्रेशन के साथ बायो चिप लगाई जाएगी। डॉगी के साथ ही मालिक का भी पूरा ब्यौरा चिप में होगा। बायो चिप के लिए नगर निगम ने टेंडर भी जारी कर दिया है। 20 मार्च तक प्रक्रिया पूरी कर 1 अप्रैल तक लगाए जाएंगे चिप। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉगी के साथ ही मालिक का भी पूरा ब्यौरा चिप में होगा। जो चिप
डॉगी को लगाई जाएगी। बायोचिप के लिए नगर निगम ने टेंडर भी जारी कर दिया है और ये एक बड़ी पहल है। 20 मार्च तक प्रक्रिया पूरी कर 1 अप्रैल तक लगाए जाएंगे चिप। शहर के हर पालतू डॉगी को लगेगी चिप। अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। अश्विनी द्विवेदी, अब शहर के हर पालतू डॉगी को चिप लगेगी जिसमें पूरा ब्यौरा होगा मालिक का, इसके पीछे मकसद क्या है? बिल्कुल देखा तो था कि पालतू डॉगी होते थे, उनको अक्सर देखा जाता था कि वो किसी काटते थे। जब लोग शिकायत करते थे तो इस चीज से इनकार किया जाता था कि पालतू जानवर उनका है या फिर वो उस समय वहां पर मौजूद था। इसको लेकर के देखा गया भी हाल ही में कुछ दिन पहले ही पालतू डॉग से उसके काटने से उसकी मालकिन से उसकी मौत भी हो गई थी। जिसके बाद नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है कि जो गंदगी करते हैं या फिर काटते हैं उनको लेकर के सख्ती बरती जाएगी, क्योंकि नगर निगम पहले कहता है कि सार्वजनिक जगहों पर जो है गंदगी नहीं फैला सकते हैं, कभी उनके मालिक हैं उनकी जिम्मेदारी होगी कि इसकी व्यवस्था करें। आप बायोचिप लगाई जाएगी, बायोचिप के माध्यम से जो उनकी लोकेशन होगी वो आसानी से ट्रेस होती है कि डॉगी उस समय कहाँ पर था, कोई घटना होती है, किसी को काटता है, साथ ही साथ उसके मालिक का पूरा ब्यौरा उस चिप में शामिल होगा। इसको लेकर के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। एक प्राइवेट कंपनी है, टेंडर भी लगभग पूरा हो चुका है। साथ ही साथ 20 मार्च से पूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 1 अप्रैल से जो है बायोचिप लगाने का काम शुरू करेगा नगर निगम। ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए, आपसे हम आगे भी जानकारी लेंगे। और लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, 18,000 रोडवेज कर्मियों का महंगाई भत्ता 11% बढ़ा। रोडवेज कर्मचारियों के 11% महंगाई भत्ता बढ़ाने की मंजूरी मिल चुकी है। एम्पावर्ड कमेटी ने मंजूरी दी है और इस निर्णय के बाद अब मिलेगा 28% महंगाई भत्ता। भत्ते का 1 जनवरी 2023 से लाभ मिलने वाला है। कर्मचारियों के वेतन में 8,000 रुपए तक की इससे बढ़ोतरी होगी। वर्तमान समय में रोडवेज कर्मचारियों को मिलता है 17% भत्ता। तो ये रोडवेज कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। भत्ते का लाभ 1 जनवरी 2023 से मिलेगा। कर्मचारियों के वेतन में 8,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। अश्विनी, 18,000 रोडवेज कर्मियों का महंगाई भत्ता 11% बढ़ा है, जिसका लाभ जल्द ही मिलने वाला है रोडवेज कर्मचारियों को। बिल्कुल, रोडवेज कर्मचारी लंबे अरसे से मांग कर रहे थे कि उनका जो महंगाई भत्ता है उसको बढ़ाया जाए और ये भत्ता 38% तक बढ़ाया जाए। हालांकि काफी बार उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार अब उनकी बात बनी है। 11% जो महंगाई भत्ता था उसमें बढ़ोतरी की है। पहले ये महंगाई भत्ता उनको 17% मिलना था, जिसको बढ़ा करके अब 28% कर दिया गया। हालांकि इनकी मांग 38% तक थी, लेकिन इनसे 18,000 जो कर्मचारी रोडवेज के हैं वो प्रभावित हो, इसका उसको लाभ मिलेगा। जो उनकी सैलरी होती है उनसे 2500 से लेकर के 8,000 तक की बढ़ोतरी होगी। ये महंगाई जो भत्ता है ये 1 जनवरी से 2023 से लागू होगा। उसका लाभ सबसे मिलेगा। निश्चित तौर पर इसको लेकर के काफी जद्दोजहद कर रहे थे रोडवेज कर्मचारी। आखिरकार उनकी जो मांग थी उसको स्वीकार कर दिया गया है और एम्पावर्ड कमेटी ने इसको मंजूरी भी दे दी है। अब इसके बाद 28% जो है भत्ता महंगाई रोडवेज कर्मचारी को मिलेगा। जी ठीक है अश्विनी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। तो कर्मचारियों के वेतन में 8,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी और ये कर्मचारियों के लिए मनोबल बढ़ने जैसा भी है। तो वर्तमान समय में रोडवेज कर्मचारियों को 17% भत्ता मिलता है। और अगली खबर रामपुर से आपको बता रहे हैं, बाइक पर स्टंट करते हुए युवक का एक वीडियो वायरल हुआ है। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सरेआम दिखाई दिया युवक। नियमों को ताक पर रखकर बाइक पर डांस करते दिखाई दिया युवक। नवीन मंडी रोड पर युवक का स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। अजीम नगर थाना पुलिस ने चालान कर बाइक सीज की है और ये वीडियो आप देखिए, हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं फुल फ्रेम में, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। रील बनाने के चक्कर में युवक किस हद तक गुजर जाते हैं, अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके इस प्रकार की वीडियो बनाते हैं और न सिर्फ अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं बल्कि आसपास जो लोग सफर कर रहे हैं उनकी जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे युवक यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिया ये युवक। सवाल ट्रैफिक पुलिस पर भी उड़ रहे हैं कि आखिरकार इस प्रकार की वीडियो सामने आ रही हैं, ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी क्यों नहीं है
और क्यों इस प्रकार की वीडियो पर तुरंत संज्ञान नहीं लिया जा रहा। अजीमनगर थाना पुलिस ने चालान हालांकि अब कर दिया है, बाइक भी सीज कर दी है, लेकिन इस प्रकार की वीडियो सामने आना अन्य युवाओं को भी उत्तेजित करता है और कहीं ना कहीं अन्य युवक भी फिर वीडियो बनाने के चक्कर में इस प्रकार की स्टंटबाजी करते हैं। आप देखिए कि कैसे सरेआम नियमों को ताक पर रखकर बाइक पर डांस करता हुआ युवक दिखाई दे रहा है। अगर ये युवक डांस करते हुए गिर जाए तो किसी अन्य व्यक्ति को भी अपनी चपेट में ले सकता है। डांस करता हुआ दिखाई दिया युवक। और बुलंदशहर में दबंगों के हौसले बुलंद है, जहां दबंग ने घर में घुसकर महिला और उसकी बेटी पर जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से हमला किया। पीड़ित महिला के घर में घुसकर दबंगों ने लाठी डंडों से सिर पर वार कर महिला को लहूलुहान कर दिया। और वही घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को मेडिकल के लिए भेज दिया है और दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी। ये पूरा मामला नरसैना थाना क्षेत्र के चौकी क्षेत्र के धुधरावली गांव का है। तो बुलंदशहर से पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि सरेआम लोगों पर हमला कर रहे हैं। घर में घुसकर दबंग ने महिला पर हमला किया, धारदार हथियार से हमला किया। और ये तस्वीरों में दिखाई दे रही महिला जिसके सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। हमले में महिला और उसकी बेटी घायल हो गई है। सपा नेता आजम खान के जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित रामपुर पब्लिक स्कूल का शासन द्वारा लीज खारिज करने के बाद कल शोध संस्थान परिसर को सील कर कब्जा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को दे दिया गया, जिसके बाद रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि जौहर शोध संस्थान में शोध कार्य होने के अलावा रामपुर के किले में संचालित ITI और खुर्शीद गर्ल्स इंटर कॉलेज को शोध संस्थान परिसर में शिफ्ट करने की मांग रखी है। उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अपनी मांग रखी है। वहीं रामपुर पब्लिक स्कूल के बच्चों के भविष्य पर पूछे गए सवाल पर कहा कि हमें और सरकार को बच्चों की चिंता है, किसी को दिक्कत कोई नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों का सहारा लेकर आजम खान ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति और साम्राज्य को बढ़ाया है। देखिए, जो जौहर शोध संस्थान है उसको कैबिनेट के द्वारा ये आदेश हुए थे कि उसको सरकार वापस लेगी। उसी के अनुपालन में ये कल जो प्रक्रिया हुई थी उसमें जो उसको सील किया गया था, तो उसमें हमारा कहना यही है कि उसमें जिस कार्य के लिए वो चीज़ बनी थी, शोध संस्थान, वो कार्य वही वहाँ चलना चाहिए कि चूँकि बिल्डिंग वो बहुत बड़ी है। इसके अलावा जो किले के अंदर जो ITI है और खुर्शीद गर्ल्स इंटर कॉलेज है उसको भी वहाँ शिफ्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से जो किले में रज़ा लाइब्रेरी है वहाँ भी शोधकर्ता दुनिया के अलग अलग कोने से आते हैं, तो उनको वहाँ बेहतर माहौल और बेहतर जगह मिल। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।